गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबने अपना अपना रिजल्ट देखा। अब हम लोग सोल्यूशन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे अधिक जो नंबर लाए हैं, हाईएस्ट नंबर, वो है दीपक कुमार। तो दीपक कुमार का मैं यहाँ पे उनका डिटेल जो है वो शॉर्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब हम लोग 1 से सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला सवाल है, 10 वोल्ट की किसी बैटरी को 5 ओम के प्रतिरोधक से जोड़ा गया है, तो प्रतिरोध से होकर प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। देखो 10 वोल्ट की बैटरी है, 5 ओम का एक प्रतिरोधक उससे लगाया गया है, तो 5 ओम का जो प्रतिरोधक है उसमें से कितना धारा प्रवाहित होगा। तो यह ओम्स लॉ जो होता है इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, सीधे सीधे इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, यानी 10/5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर, ठीक है। बहुत बढ़िया, सही आंसर दिए हैं। अगला सवाल है, 100 वाट वाले 10 लैंप प्रतिदिन 8 घंटे के किसी स्रोत से जुड़ा करते हैं, इसका 1 महीना का पावर खपत क्या होगा। देखो 100 वाट वाला है 10 लैंप और प्रतिदिन कितना चल रहा है, 8 घंटे के लिए, ठीक है। तो पूरे महीना का जो पावर कंज्यूम्शन होगा उसको निकालना है यूनिट में, ठीक है। 10 वाट का 10 लैंप है और 8 घंटे के लिए पूरे महीने का निकालना। सीधे सीधा हम इसको सरल जो सिंप्लीफिकेशन होगा इस तरह से कर सकते कि मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वाट आवर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 10 इंटू 8, वो भी 30 महीने के लिए, ठीक है। प्रतिदिन 8 घंटे भी चल रहा है, तो हमारा कितना आ जाएगा, इधर 100 इंटू 10 यानी 1000 हो गया, और 8 घंटे चल रहा है, पूरे महीने का है, ठीक है। तो 8 इंटू कितना करेंगे, 30, 8 दिया 24, ठीक है। तो 24 यानी 240, 240 और 1000, तो 240,000 अपॉन, क्योंकि हमको यूनिट में निकालना है तो 1000 से डिवाइड भी करेंगे, तो यूनिट कितना निकल जाएगा, 240 यूनिट। बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला सवाल है, 100 वाट वाले लैंप जो प्रतिदिन 10 घंटे बिजली लेता है, तो इसका पावर का खपत क्या होगा। 100 वाट वाला लैंप है, प्रतिदिन 10 घंटे चल रहा है, तो वाट आवर निकालेंगे, क्योंकि यूनिट में निकालना है, तो वाट आवर अपॉन 1000। तो 100 को सीधे सीधे क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे, यानी 1000, क्योंकि यूनिट में निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1 यूनिट। वैसे भी 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलो वाट आवर होता है, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, 1000 वाट का हीटर प्रतिदिन 4 घंटे में प्रयोग में आता है, 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से 30 दिन का बिल क्या होगा। देखो हीटर जो है वो 1000 वाट का है, प्रतिदिन 4 घंटे चल रहा है, और प्रतिदिन 4 घंटे यानी 30 दिन तक का बिल निकालना है। और यूनिट सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे, यूनिट निकालने के बाद हम इसमें फिर से निकालेंगे कि 35 पैसे पर यूनिट की दर से अगर पावर कंजम्पशन जो बिल है बन रहा है, तो टोटल बिल कितना बनेगा। तो 1000 वाट है, 4 घंटे प्रतिदिन है, वाट आवर हम पहले सबसे पहले यूनिट निकालेंगे, तो कितना निकलेगा, 4 तिया 12 यानी 120, 4 घंटे 30 दिन के लिए हमको निकालना है, तो 120 को गुना करेंगे कितना से, 1000 से, तो 1000 से गुना करने पर 120,000 आया, क्योंकि हमको यूनिट में निकालना है पहले, तो यूनिट यानी 1000 से भाग दे देंगे, तो हमारे निकलेगा 120। तो 120 यूनिट निकला। अब जितना भी यूनिट निकलता है उससे हम क्या करते हैं, पर यूनिट जितना पैसा लगता है उसको गुना कर देते हैं। तो 35 से जब गुना करेंगे तो हमारा पैसे में निकलेगा, क्योंकि 35 पैसे पर यूनिट है, तो 42 100 पैसे निकल जाएगा, क्योंकि हमको रुपए में भी निकालना है, तो हम पैसे को क्या करेंगे, रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो 100 पैसे में 1 रुपया होता है, तो 4200 पैसे है, तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो 42 रुपये इसका बिल आएगा। चूंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था इसीलिए उसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं दिया, लेकिन इसका जो बिल आएगा वो 42 रुपये आएगा, ठीक है। अगला सवाल है, 3 फेज ट्रांसफार्मर में संपर्कण की विधियां विभिन्न विधियां संभव है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का संपर्कण प्रयोग किया जाता है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर है 3 फेज सिस्टम में, उसका कनेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने बताया था डेल्टा स्टार कनेक्शन होता है, यानी प्राइमरी में डेल्टा रहेगा और सेकेंडरी में स्टार रहेगा, ठीक है। अगला सवाल है, डीपीआईसी या टीपीआईसी किस प्रकार का स्विच है। तो डीपीआईसी और टीपीआईसी जो होता है वो मेन स्विच होता है, जैसे डीपीआईसी है सिंगल फेज
डीसी या एसी के लिए मेन स्विच का काम करता है। ठीक है, इसमें स्विच के सीरीज में फ्यूज भी लगा होता है। एक स्विच जो होता है मेन फेज लाइन के लिए होता है और एक न्यूट्रल के लिए होता है, जो एक साथ ऑन या एक साथ ऑफ करती है। उसी प्रकार ये टीपीआईसी जो होता है ये 3 फेज सिस्टम के लिए होता है। ठीक है, इसमें भी सेम वही चीज़ें होती है, लेकिन जो रेटिंग होती है वो अलग अलग होती है। डीपीआईसी की जो करंट रेटिंग होती है ये होती है 15 से 200 एम्पियर तक की होती है ये, और वोल्टेज रेटिंग जो होती है ये 240 से 660 वोल्टेज तक होती है। टीपीआईसी की जो करंट रेटिंग होती है वो होती है 30 से 400 एम्पियर, और वोल्टेज जो होगी वो 400 से 1100 वोल्टेज की रेटिंग में बनाई जाती है। ठीक है, डीपीआईसी सिंगल फेज के लिए, टीपीआईसी 3 फेज के लिए होती है। ठीक है, ये दोनों स्विच जो होती है मेन स्विच का काम करती है। तो ये जो मेन स्विच है, सिंपल जो स्विच होता है कोई भी उपकरण को कंट्रोल करने के लिए, तो दोनों में एक अलग भिन्नता ये है कि इसको जब ऊपर की ओर ले जाते हैं तो ये ऑन कंडीशन में होता है, जब नीचे की ओर लाते हैं तो ऑफ कंडीशन में होता है। लेकिन नॉर्मली जो स्विच यूज करते हैं घरों पे, वो जब हम नीचे की ओर प्रेस करते हैं तब वो ऑन कंडीशन में आता है, जब ऊपर की करते हैं तब वो ऑफ कंडीशन में होता है। दोनों में ये अंतर भी है। ठीक है, अगला सवाल है MCCB कितने एम्पियर तक कार्य कर सकते हैं, यानी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो देखो, एक MCB होती है, ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल या 4 पोल इस टाइप की होती है। ये क्या होती है कि जब ओवरलोड करंट होती है उस केस में क्या करता है कि सर्किट को बचाने के लिए ये खुद ट्रिप हो जाती है सर्किट में। ठीक है, तब जो भी दुर्घटना होती है उससे बच जाती है, और इस तरह से जब मेंटेनेंस करने के बाद वापस उसके लीवर को ऑन करके हम उसका उपयोग करते हैं। लेकिन जो MCB होती है वो होती है सिंगल पोल में, मैंने कल के सोल्यूशन क्लास में बताया था कि 0.5 एम्पियर से 60 एम्पियर तक होती है। डबल पोल, ट्रिपल पोल या 4 पोल इस टाइप से जो होती है वो 5 एम्पियर से 60 एम्पियर तक होती है। तो ये जो होती है सिर्फ 60 एम्पियर तक होती है। उससे अधिक अगर एम्पियर तक के लिए हमें सर्किट ब्रेकर लेना होगा तब हम MCCB लेते, यानी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। इसकी जो कार्य क्षमता होती है, यानी इसकी जो करंट रेटिंग होती है वो 25 एम्पियर से 250 एम्पियर तक होती है। इसको एक ऐसे डब्बे में रखा जाता है, ऐसे कक्ष में जिसमें तेल भरा जाता है, इसीलिए इसको MCCB यानी मोल्डेड केस भी कहा जाता है। अगला सवाल है अग्नि का शमन क्या है। तो अग्निशामक आप लोगों ने नाम सुना है, पढ़ा भी है, यानी फायर एक्सटिंग्विशर। लेकिन यहाँ है अग्नि का शमन होना, यानी अग्नि का शमन क्या कहलाता है, तो वो होती है अग्नि से ईंधन को अलग करना। तो आग जो लगती है, आग लगने के 3 कारक होते हैं, आप सबने पढ़ा है। एक होती है ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। तीनों की वजह से आग लगती है। ये भी है कि तीनों में से किसी एक को अलग करेंगे तो आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। आग को बुझाने के लिए बहुत सारे जो विधियां हैं, जैसे अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना वगैरह। तो अग्नि का शमन होता है अग्नि से ईंधन को अलग कर देना। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऊष्मा की इकाई को किस में व्यक्त किया जाता है। तो IS यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऊष्मा की इकाई जो होती है वो जूल होती है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है अर्थ लीकेज परिपथ अभियोजक यानी कि ELCB निम्न में से कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो देखो, MCB जो होती है, MCB या MCCB, ये दोनों, ये भी सर्किट ब्रेकर है। तो ये क्या करती है, जो सर्किट है, कोई उपकरण या कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है तो उसको ओवरलोड या लीकेज करंट से बचाता है। लेकिन कोई उपकरण में अगर अर्थ दोष हो जाता है, अर्थ लीकेज दोष हो जाता है, तब वो काम नहीं करता है। ठीक है, उसमें क्या लगाना पड़ता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो ये क्या करता है, विद्युत वायरिंग की रिसाव या लीकेज धारा से सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये 100 मिली एम्पियर पर ही ये प्रचालित होता है। और जैसे ही कोई धात्विक उपकरण जिसमें अगर हो सकता है कि लाइव वायर, जो फेज वायर है, उसका इंसुलेशन हट गया और उससे संपर्क में आ गया, तो उसकी बॉडी पे भी धारा प्रवाहित होगी, लीकेज होगी। तो उस दोष को, जैसे ही दोष होता है 100 मिली एम्पियर जैसे इसको मिलती है धारा, तो ये क्या होता है कि ऑटोमेटिक सप्लाई से जो इक्विपमेंट होता है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है,
और इस तरह से जो उपकरण होता है वो भी सुरक्षा हो जाता है, जिसकी वजह से अगर उसको टच भी करेंगे तो शॉक नहीं लगती है। अगला सवाल है, एक 1000 वाट का हीटर 200 वोल्ट विद्युत सप्लाई से जुड़ा है। यदि 1 महीने में 30 घंटे तक जुड़ा रहता है, यदि विद्युत के दाम ₹4 प्रति इकाई हो, तो महीने का बिजली बिल कितना होगा? ठीक है, तो सवाल क्या है? 1000 वाट का हीटर है, 220 वोल्ट सप्लाई दिया जा रहा है, 1 महीने में 30 घंटे तक जुड़ा हुआ है। तो हम पहले क्या निकालेंगे? तो सबसे पहले यूनिट निकालेंगे। यूनिट कैसे निकालेंगे? वाट आवर अपॉन 1000। तो 1000 वाट का चल रहा है 30 घंटे, 1 महीने में 30 घंटे चल रहा है। सीधे सीधे हम क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे, गुना करने पर यूनिट निकालेंगे, फिर 1000 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारा 30 यूनिट निकल जाएगा। 30 यूनिट निकलने पर हम क्या करेंगे? 4 रुपये प्रति इकाई प्रति यूनिट कह रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? 30 को 4 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 120 रुपये जो बिल बनेगा। ठीक है, सही जवाब है। अगला सवाल है, अगला सवाल, एक 1000 वाट का हीटर को एक 240 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ा गया है। हीटर में प्रवाहित धारा क्या है? निकालना है धारा को। तो 1000 वाट का हीटर है, 240 वोल्टेज जो है सप्लाई दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें पावर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जिसमें वी स्क्वायर अपॉन पी। सबसे पहले क्या करेंगे? रेजिस्टेंस को निकालेंगे। रेजिस्टेंस को निकालेंगे तो क्या करेंगे? 240 इंटू 240 अपॉन 1000। तो कैलकुलेशन करने पर हमें क्या मिलेगा? 57.6। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल गया, वोल्टेज हमारा दिया हुआ है 240, तो करंट हम निकाल लेंगे V अपॉन R, यानी 240 अपॉन 57.6। तो करंट का मान क्या निकल जाएगा? 4.166 एम्पियर। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, एक फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो फ्यूजिंग फैक्टर जो होती है वो न्यूनतम प्रगलन जो होती है फ्यूजिंग करंट अपॉन जितना वो उसमें अंकित किया गया है फ्यूजिंग रेटिंग, यानी न्यूनतम फ्यूजिंग धारा अपॉन अंकित फ्यूजिंग धारा, ये होती है फ्यूजिंग फैक्टर का मान ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, ओम के नियम के अनुसार परिपथ में धारा जो होता है सीधे किसके अनुपाती होता है? ओम के नियम के अनुसार जो करंट होती है वो वोल्टेज के समानुपाती होती है। ठीक है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। आई जो होगी वोल्टेज के समानुपाती, लेकिन अगर रेजिस्टेंस से होगी तो वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्यतिक्रमानुपाती होता है। अगला सवाल है, कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म का विद्युत पैदा होता है? तो कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कांच की छड़ से सिल्क के कपड़े में चला जाता है, जिस वजह से कांच में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है और सिल्क के कपड़े से नेगेटिव। लेकिन अगर समान आवेश रहा तो दोनों ओर से अगर संपर्क हो रहा है तब क्या होगा? वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो ये होती है स्थैतिक विद्युत, और इसका व्यावसायिक रूप से इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, इसका होता है स्थैतिक विद्युत, ना कि गतिज विद्युत होता है। अगला सवाल है, किस प्रकार का नियंत्रक बल एक संकेतक यंत्र है जिसे किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है? तो इंस्ट्रूमेंट जो होती है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में जो नियंत्रक बल होती है दो प्रकार की है, एक होती है स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम और एक होती है ग्रेविटी। तो इसमें ये पूछा जा रहा है किस प्रकार का नियंत्रक बल है जो एक संकेतक यंत्र है जिसे किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है। तो स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम जो होती है वो उस प्रकार का जो नियंत्रक बल का संकेतक यंत्र होता है उसको किसी भी स्थिति में रख सकते हैं, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली। लेकिन अगर ये इसी की जगह ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम को अगर पूछा जाता तो उसको सिर्फ वर्टिकल ही रखा जाता है, तभी वो सही मान को दर्शाता है। ठीक है, अगला सवाल है, किसी 12 ओम के प्रतिरोधक को किसी 60 वोल्ट वाले डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोधक से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। सिंपली क्वेश्चन है, जो वोल्टेज का मान है 60 वोल्ट है, डीसी स्रोत से जोड़ा गया है किसको? 12 ओम के रेजिस्टेंस को। इसमें करंट का मान निकालना, सीधे सीधे वैल्यू में पुट करेंगे, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो 60 वोल्टेज है, वोल्ट का मान, वोल्टेज का मान, और रेजिस्टेंस का मान है 12 ओम।
60/12 यानी 5 एम्पियर, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध है जो होती है वो कुछ कारकों पर निर्भर करता है, जैसे पदार्थ के प्रकार पर, यानी उसके जो नेचर होता है प्रकृति पर, साथ ही लंबाई पर और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है पदार्थ का इन कारकों पर ये निर्भर करता है। पहला क्रॉस सेक्शनल एरिया, दूसरे उसकी लंबाई और पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है किसी विद्युत नेटवर्क में प्रत्येक जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, इस नियम का नाम क्या है? तो ये बिल्कुल आसान सवाल है, आप लोगों को याद होगा, जो किरचॉफ का प्रथम जो नियम होता है केसीएल, ठीक है, करंट किरचॉफ करंट जो रूल है उसमें क्या होता है कि आने वाली करंट जंक्शन पर और जाने वाली करंट होती है, दोनों का योग जो होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये किरचॉफ का प्रथम नियम, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कॉपर चालकता की प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? तो कॉपर चालकता की प्रतिरोधकता मान होता है 1.72 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कौन सा नियम बताता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग 0 के बराबर होता है? तो किरचॉफ ने और एक नियम दिए थे केसीएल के अलावा, केवीएल, जिसमेम उन्होंने ये बताया था कि हर एक जो प्रत्येक बंद सर्किट है, क्लोज लूप है, उसमें सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग जो होगा वो 0 के बराबर होगा, और ये है किरचॉफ का द्वितीय नियम, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है ड्रिलिंग, कटिंग आदि में शीतलक का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है ड्रिलिंग या कटिंग में? तो जो इसमें कोई मशीन को या तो ड्रिल करेंगे या तो कटिंग करेंगे, तो उसमें क्या होता है कटिंग करते वक्त वो हीट होने लगता है। ठीक है, तो जिसको काट रहे हैं वो भी हीट होता है, जिससे काट रहे हैं वो भी हीट होने लगता है, तो दोनों को कूल करने के लिए, ठंडा रखने के लिए शीतलक का उपयोग किया जाता है, यानी कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ठंडा रखने के लिए, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है डिवाइडर का कार्य किया जाता है। डिवाइडर जो होती है एक प्रकार का टूल है, ठीक है, इसमें जो कार्य लिया जाता है वो चूल यानी पिवोट और जो पॉइंट लेते हैं उसके बीच की दूरी से लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण है, क्या कारण है? 3 पिन प्लग टॉप में देखे होंगे कि 3 पिन लगा हुआ है, जिसमें 2 जो होते हैं वो तो सामान्य आकार के बराबर होते हैं, लेकिन एक जो तीसरा होता है यानी ऊपर की ओर जो होता है वो काफी मोटा होता है दोनों के कंपेयर में। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये होती है अर्थिंग पिन। ठीक है, कोई भी आप इक्विपमेंट देख लीजिए, चाहे वो आयरन ले लीजिए, आप घरों पे इस्तेमाल होने वाली अलग अलग इक्विपमेंट, तो उसमें जो 3 पिन हो गया सबसे ऊपर वाला जो होगा वो अधिक मोटा होता है। वो इसीलिए होता है कि इन केस अगर जो अर्थ दोष हो गया या ओवरलोड करंट हो गई, तो अर्थिंग होने के लिए, ठीक है, कि वो तुरंत अर्थ हो जाए कम समय में, इसीलिए उसका जो एरिया होता है थोड़ा बड़ा बनाया जाता है, यानी मोटा कराया जाता है। ठीक है, जैसे आप सभी जानते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस का मान कम से कम होता है, तो करंट का वहन क्या होगा, काफ़ी जल्दी हो जाएगा, इसीलिए इसका जो पिन होता है वो मोटा बनाया जाता है ताकि अधिक लीकेज धारा वहन कर सके, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन और ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला स्विच है। तो 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन या ऑफ यानी मेन स्विच के रूप में जो स्विच यूज किया जाता है वो होता है ICTP, आयरन प्लेट ट्रिपल पोल। ठीक है, अगर 3 फेज की जगह आपको सिंगल फेज लाइन अगर कहा जाए तो उसमें ICDP होगा, यानी आयरन प्लेट डबल पोल। ठीक है, ये थी 25 क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर 26 से कंटिन्यू करेंगे। ओके।